बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति पर आज खुशी का इजहार किया गया है। बीजेपी जिला कार्यालय में भी और रेस्ट हाउस में भी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इनका कहना है 1966 के बाद में पहले ओबीसी मोर्चा से सीएम मनोनीत हुए हैं। जानकारी लेंगे कितनी खुशी है, किस प्रकार की है, खाली ओबीसी मोर्चा तक सीमित हैं या पूरे समाज की बात करेंगे। फिलहाल नंदगांव से ये सरपंच भी हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल ने मेरा साक्षात्कार का ये प्रबंध किया। मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, अभी नायब सिंह सैनी को अचानक रातों रात सीएम बना दिया गया, कितनी खुशी है ओबीसी मोर्चा की? देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को और विशेषकर युवाओं को आगे आने का अवसर भारतीय जनता पार्टी देती है। और निसंदेह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हर लिहाज से योग्य हैं। उनको संगठनात्मक और वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका एक लंबा अनुभव है, क्योंकि पीछे अपने अतीत काल में भी आज के दिन भी वो सांसद हैं और पीछे पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। एक लंबे अनुभव के साथ एक बड़े ही ओजस्वी और यशस्वी और मैं ये कहता हूँ कि शक्तिवान, मतलब वो इतनी मेहनत करते हैं कि शायद कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और उसी का परिणाम है कि उसको योग्य समझते हुए शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको ये पद दिया है। यादव जी, आपको लगता था अचानक रातों रात सीएम बन जाएंगे? ये प्रदेश अध्यक्ष बने तब कितने कयास लगाए जा रहे थे या आपको आभास था कुछ? देखिए, इसके बारे में तो जो निर्णय हमारे शीर्ष नेता राष्ट्रीय स्तर पर है वो लेते हैं, और ये सभी अनुकंपा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी और अपने अमित शाह जी गृह मंत्री जी और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ये उच्च स्तर की अपनी कार्यशैली है। इसके बारे में एक साधारण हमारे जैसे लेवल के आदमी के लिए इतना ज्ञान होना या इतना पता होना वो एक असंभव सी बात है। लेकिन फिर भी जिस दृष्टि से किया गया है वो एक अच्छी सोच के साथ हुआ है। और मैं तो विशेषकर ये कहूँगा कि हमारे नायब सैनी जी में इतने संस्कारित वो व्यक्तित्व है उनका कि अभी भी आपने भी कल देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह के उठे वो ग्रहण करने से पहले तो भी उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के चरण स्पर्श किए, और उसके बाद जो ही शपथ उन्होंने ली और वापस मुड़े, फिर से उन्होंने एक बड़े भावनात्मक ढंग से आलिंगन करके उनका आशीर्वाद लिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एक परिवर्तन है, वो शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं की सोच है और उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के जो भी आगे चलेगा लोग उसका अनुसरण करें। ओबीसी मोर्चा में कितनी खुशी है? क्या ओबीसी मोर्चा के अधूरे जो कार्य होंगे अभी होने की आस होगी? क्या ओबीसी मोर्चा अभी खास तौर पर, वैसे तो कास्ट की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ओबीसी मोर्चा ही खुशी क्यों मना रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी। और इसमें इनका मेन विजन वही है कि सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की भावना के साथ ही चल रहे हैं, और 36 बिरादरियों का सहयोग इनको मिला हुआ है। लेकिन फिर भी इस उपलक्ष्य में देखें हम तो ओबीसी वर्ग के कोई अपने ऐसे एजेंडे नहीं हैं, वो तो एक सामूहिक सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के साथ चल रहे हैं। बाकी फिर भी थोड़ा एक खुशी है हमें कि पहली बार 1966 के बाद जब से हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई, प्रथम बार कोई ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बन करके आए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें इस खुशी को के साथ साथ जो हमारे खुशी के पल हैं, जो हम उत्सव भी आज आयोजित किया था 11 बजे हमने जिला कार्यालय में, मैं तो एक आह्वान करता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ अपने स्तर पर कि ओबीसी वर्ग के जो साथी हैं उनका अभी ज़्यादा जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ गई है। उनका उत्तरदायित्व है ये कि वो पूरा अपने सामर्थ्य के साथ तन मन धन से बीजेपी के आने वाले आगामी जो चुनाव में
पूरा जो है ना कमल का फूल खिलाएं, चाहे केंद्र के लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा के। हर कार्यकर्ता ने अपने ग्राउंड लेवल पर जाकर के सबसे संपर्क करके नीतियों का प्रचार करना है और एक प्रचंड बहुमत के साथ जो प्रधानमंत्री जी का है विजन दिया है कि अब की बार 400 पार, हमने हर हाल में उसको पूरा करना है। अभी लोकसभा चुनाव से ठीक समय पहले अचानक सीएम का बदलना, क्या कोई संदेह था? क्या लोकसभा चुनाव हरियाणा की बात करें, क्या सीटों में कुछ गड़बड़ी आभास नजर आ रहा था? लगता क्या था? ये ऐसी नौबत क्यों आई अचानक? देखिए साहब, ये निर्णय जो है ना उस स्तर के हैं, शीर्ष नेताओं के अपने लेवल पर वो काफ़ी गहन चिंतन के बाद ऐसा निर्णय लेते हैं। बाकी हमारे ग्राउंड लेवल पर तो ये है कि हमारे लिए तो बीजेपी का एक एजेंडा है, कमल का फूल एक एजेंडा है और ये पॉलिसी मैटर्स हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व तो उसके बारे में विचार करता है कि हमें परिस्थितियों को देखते हुए या एक बीजेपी के ओवरऑल लाभ को देखते हुए भी क्या परिवर्तन करना है या नहीं करना है, वो उनके अपने प्रिव्यू। हरियाणा में जो 10 सीटें, 10 की 10 सीटों पर कितना आश्वस्त हैं आप? मैं तो बिल्कुल मन से मानता हूँ और मेरे को विश्वास है इस चीज़ का। नायब सिंह सैनी बनने के बाद में आश्वस्त हैं या पहले से ही आश्वस्त हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 की सीटों के ऊपर पहले भी संशय नहीं था और आज तो बिल्कुल ही संशय नहीं है और निश्चित तौर से जो है ना वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आप यहाँ से जो है ना प्रदेश डालने का कार्य करें। एडवोकेट धीरेन्द्र, जो बीजेपी में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सैनी साहब स्वागत है सबसे पहले आपका। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर खुशी की लहर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का कार्यकर्ता है, आमजन है। और ओबीसी वर्ग को ज़्यादा इसलिए खुशी है क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं। तो जिस वर्ग से कोई अगर नेता आता है, अपने बीच का साथी आता है, जिसको अच्छी प्रकार जानते हैं, जिनकी उनकी पहुंच होती है, और वो आदमी अगर मान लो मुख्यमंत्री बनता है, तो सबसे ज़्यादा उनको खुशी होनी नेचुरल है। तो इसलिए ओबीसी मोर्चा सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके एक बीच का कार्यकर्ता, बीच के साथी, और वो अपना मुख्यमंत्री पर पहुंचे हैं। और आश्वस्त की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीट लेकर भारत के अंदर सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पिछले दिनों एक झगड़ा भिवानी में चला हुआ था। नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके कॉल को एसपी साहब ने भाव तक नहीं दिया। ये वर्करों का कहना था, उस मीटिंग में लोगों का कहना था। आज वो सीएम बन गए हैं, क्या अब भी प्रशासनिक अधिकारियों पर का यही रवैया रहेगा? ये टीस थी या नहीं थी? ये सच थी या झूठ था? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। एक बार कोई मैटर हुआ था और रात को 9 बजे मैं रोहतक में नायब सैनी जी से मिला था, खुद पर्सनली 2-4 साथियों के साथ। और हमारे राजकुमार साथी जी जो महामंत्री है ओबीसी मोर्चे के, वो भी साथ थे मेरे और वो भी बैठे हैं यहाँ पर। और हमने रात को 9, सवा 9 बजे एसपी साहब को उन्होंने फोन भी किया था और उसके बाद तुरंत फोन पहली कॉल में उनका अटेंड हुआ था। और एसपी साहब ने बड़े ना सहज भाव से इनका जो भी इन्होंने निवेदन किया था, काम कहा था, और वो स्वीकार भी किया था और वो काम के बाद में उसमें सुनवाई भी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। नेहरू पार्क के सामने जो सैनी धर्मशाला है, उसमें काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हर वर्कर ये बोल रहा था। तब उस दौरान आप भी मौजूद थे, क्यों नहीं कहा गया कि भाई आपने खुद, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपने खुद कहा नायब सिंह सैनी जी का भी एसपी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि कहा था, उन्होंने ये भी कहा। आप यहाँ कर रहे हो, उसी दौरान तत्परता से काम हो गया था। ना, एक तो मैं बात ये बताऊं कि नेहरू पार्क में जो मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद नहीं था। ऊपर की बात करें, हाँ, सैनी साहब, थी, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है। उस टाइम ये बात थी क्योंकि कुछ साथी हमारे ऐसे थे जो कि दूसरी पार्टी से संबंधित थे। वो चाहते थे कि जातिवाद का जहर घोलकर और पार्टीवाद का जहर घोलकर और एक शहर के अंदर वातावरण को खराब किया जाए। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई नायब सैनी का भी फोन नहीं उठाया और किया। तब मैंने खड़े होकर बात कही थी कि भाई किसी भी बात को, कोई 2 परिवारों के अंदर झगड़ा है, 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, उसको समाज के ऊपर ना लेके जाओ और कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे शहर में शांति व्यवस्था हो। अगर आपको ये लगता है कि भी नायब सैनी की सुनवाई नहीं हुई तो दोबारा हम नायब सैनी जी से मिल सकते हैं। ये मेरी बात है, आप चाहे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब खुशी की बात करें, जो काफी
मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ता है किसी भी जाति का यदि कोई भी सीएम बनता है। काफी सैन्य धर्मशालाएं हैं जो आधी अधूरी है, क्या अभी निर्माणाधीन है, जो जिनको हम कह सकते हैं आवास जगेगी? नहीं, पूरी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा 2014 से लेकर आज तक सैनी समाज की धर्मशालाओं में पहले आ चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो नायब सैनी जी का ही रहा है। जितने भी 2 करोड़ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो राशि है वो नायब सैनी जी के प्रयासों से ही आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2 सैनी धर्मशाला हमारी काफी अच्छी बन रही है। मैं कहूँ बैंक्वेट हॉल के तर्ज पर बन रही है, जिससे गरीब आदमी को, सामान्य आदमी को, हर वर्ग को उसमें बेनिफिट मिलेगा। और आगे तो और भी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि भी पहले वो 11-21 तक सीमित रहते थे, अब हो सकता है मुख्यमंत्री बनकर आएंगे तो उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही योगदान करेंगे। अभी सीएम मनोहर लाल जो पीछे 9.5 साल रहे हैं लगातार, कितना संतुष्ट हैं? अचानक उनको बदलना क्या था ये? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कोई आपसे सवाल जवाब केवल इसलिए बनता है क्योंकि आप अंदरूनी बात भी जानते हैं। क्या था ये, ड्रामा था या कोई अलग से कोई नई राजनीति का कोई पैतरा है ये? देखिए, ये तो 2 दिन से चल भी रहा है कि भी जेजेपी के साथ समझौता था हमारा और वो सीटों के बंटवारे को लेकर टूट गया, तो उसके बाद में हालात बदल गए। सीएम को बदलना, चलो समझौता, जेजेपी का तो पहले से ही तकरार चली हुई थी। वो लोकसभा में सीटें मांगने के लिए प्रयासरत थे। बीजेपी शुरू से ये बोल रही थी हम 10 की 10 सीटें लेंगे। ये तो ऑटोमेटिक है कि जेजेपी को जाना ही था, लेकिन सीएम का जाना, अचानक सीएम का तब्दील तबादला करना, उनको हटा देना, ये कह सकते हैं हम। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और तब से आप देख रहे हैं कि ओबीसी के ऊपर विशेष फोकस रहा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग हमेशा शोषित रहा, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाए, क्योंकि एससी समाज को रिजर्वेशन के कारण बेनिफिट मिल जाता था और जनरल जो कैटेगरी है वो वैसे अपने आप में सक्षम है। तो एक ओबीसी वर्ग ऐसा बचता था कि जो कि किसी भी प्रकार और ले उनको बेनिफिट पूरे नहीं मिल पाते थे और उनको सरकार की योजनाओं का और का बेनिफिट कम मिल पाता था। तो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस किया और जिस प्रकार हर मैच, जैसे हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो हर मैच से पहले एक ट्रेजेडी होती है कि भाई कौन कैप्टनशिप करेगा, कौन कवर पे खड़ा होगा, कौन बाउंड्री पर खड़ा होगा। तो चुनाव भी भारतीय राजनीतिक पार्टी का एक मैच होता है, तो हर मैच से पहले, उसी चुनाव से पहले इन्होंने अपनी ट्रेजेडी रखी होगी, कुछ ना कुछ उनका विचार रहा होगा कि भाई ओबीसी चेहरे को हम आगे लाकर रखते हैं तो ज्यादा बेनिफिट की संभावना लगी हो। परसेंटेज की बात करें, हरियाणा में ओबीसी वर्ग का कितना लगभग परसेंटेज आप अनुमान मान के चलते हैं? लगभग 56-57% ओबीसी का वर्ग बनता है। 56-57 के बाकी जो बच गए वो अदर? वो अपना एससी और जनरल समाज में आता है। ठीक है जी। एससी और जनरल यानी 56 अकेला ओबीसी है 56%? हाँ, ओबीसी के साथ में कई जातियां हैं, जैसे महल मुख्य जो जातियां है, जैसे सैनी है, यादव है, गुज्जर है, इनके साथ साथ फिर और छोटी जातियां भी है, वो सारा भी उसमें ओबीसी वर्ग में आता है। देखिए, पहले तो हम धन्यवाद करेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा दी। पहले यहाँ खर्ची पर्ची के बगैर कोई नौकरी नहीं लगती थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, उसको रोकने का काम किया। काफ़ी योजनाएं तो हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी थी जिनको केंद्र ने भी फॉलो अप किया। उसके बाद मैं बधाई देना चाहूँगा अपने नए मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी को। वो भी एक ओजस्वी वक्ता हैं, नेता हैं और अपने पूरे जोश खरोश से काम करते हैं। हमने भी उनके साथ युवा मोर्चा में काम किया है। लास्ट में, अंतिम क्षण में, यानी ये कहें चुनाव के बिल्कुल शुरुआती चरण में मनोहर लाल जी से विश्वास उठ जाना, या ये 9.5 साल तक यदि वो अच्छा काम कर रहे थे, सफल बैटिंग थी उनकी, तो लास्ट टाइम पर उनको मैच से ही बाहर कर देना, ये क्या था? देखिए, मैच से बाहर करने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी बीजेपी पार्टी जो है वो संगठनात्मक पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। अगर आप हिंदुस्तान में बात करो तो 2 ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो कैडर बेस है। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, चुनाव की नीति होती है, तो उसी के आधार पर सीएम साहब को, जो नए सीएम साहब हमारे बनाए गए हैं, माननीय मनोहर लाल जी को भी आप ये नहीं कह सकते कि बाहर किया है। उनको भी पार्टी संगठन की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी अलग से देंगे।
शुक्रिया। ये थे ओबीसी मोर्चा और बीजेपी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी। इनका मानना है मनोहर लाल जी से भी ज्यादा सफल बैटिंग अब नायब सिंह सैनी करेंगे। वो वक्त बताएगा, समय बताएगा, 6 माह का जो कार्यकाल उनके पास रहेगा वो कितना लोगों का दिल जीत पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।